नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ जुड़े, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें। ये सत्य हिंदी के लिए एक बड़ी मदद होगी, पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ी मदद। इसके अलावा सत्य हिंदी का ऐप अब आ चुका है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और सत्य हिंदी के साथ और नजदीकी के साथ जुड़े, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं। और अब बातचीत शुरू करते हैं। तो किसानों का आंदोलन 20 दिन हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आगे क्या? किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार टस मस होने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे राजनीति हो रही है। उन्होंने ये कहा, दरअसल ये कानून एक लंबे समय से मांग की जा रही थी, किसानों के द्वारा मांग की जा रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो राजनीतिक दल आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं, दरअसल यही राजनीतिक दल जब सत्ता में थे तो इन्हीं कानूनों को लाने की बात किया करते थे। ये भी कहा कि इस कानून की वजह से किसानों की स्थिति सुधरेगी, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको फायदा पहुंचेगा, और कुछ लोग नहीं चाहते कि दरअसल ऐसा हो। सवाल ये उठता है कि किसान और सरकार के बीच की बातचीत ऐसा लगता है स्टेलमेट पे आ गई है। डेडलॉक टूटेगा नहीं टूटेगा। किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि 3 जो कानून है इनको किसी भी हालत में वापस किया जाए। सरकार बातचीत तो कर रही है, लेकिन आतंकवादी भी बता रही है, खालिस्तानी भी बता रही है। तो आगे का रास्ता क्या है? इन्हीं उसमें बात करने के लिए हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, जो इस वक्त ठीक जहाँ पे अनशन हो रहा है वहीं पे बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। ठंड कड़ाके की उनको लग रही है। आपने देखा टोपी भी लगाए हुए हैं। सीधे बातचीत करेंगे। योगेंद्र जी, मेरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे प्रधानमंत्री की बात से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी-कभी सही बात कहा करते हैं, लेकिन वो एकदम सही बात कह रहे हैं। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वो शायद कौन गुमराह कर रहा है, ये बताने में थोड़ी-सी त्रुटि कर रहे हैं। किसानों को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करने के सरताज स्वयं प्रधानमंत्री हैं। गुमराह करने के असली उद्देश्य, असली लोग उनकी पार्टी के नेता हैं और उनके दरबारी मीडिया वाले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब 6 महीने हो गए किसानों को बताते-बताते, समझाते-समझाते कि भाई ये ऐतिहासिक गिफ्ट है, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, और किसान है कि मानता ही नहीं। किसान है कि कह रहा है कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। हैं। उसके बाद उसको कहा जा रहा है, नहीं, 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 तुम दोबारा देख लो। किसान दोबारा देख के कहता है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। फिर उसे कहा जाता है कि हम इसका रंग बदल देंगे। किसान कहता है मुझे रंग से कोई मतलब नहीं है, आप इसको मत लीजिए, आप वापस ले लीजिए। अब किसान को धमकाया जा रहा है, देखो हमने दी है, देखो इसके अंदर कुछ अच्छा ही होगा, देखो तुम स्वीकार कर लो, नहीं तो अच्छा मैं थोड़ा सा रियायत कर देता हूँ। अब आप बताइए आशुतोष जी, दुनिया में कहीं गिफ्ट में रियायत होती है? रियायत तो सजा में होती है ना। तो ये सौगात है कि सजा है, इसके बारे में गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गुमराह उनके लोग इस मूवमेंट के बारे में कर रहे हैं कि ये किसानों का नहीं, दलालों का है, आंदोलन नहीं, पार्टी है, भारतीयों का नहीं, ये पाकिस्तानियों का, खालिस्तानियों का मूवमेंट है। इसे गुमराह करना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा अर्ध सत्य का सहारा ले। अर्धसत्य का सहारा ले रहे हैं। सरकार की मांग पे अड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान क्या करे? किसान धीरज वाला प्राणी होता है। किसान आराम से बैठा हुआ है, और जिस मोर्चे पे मैं हूँ, आशुतोष भाई, मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि 3 मोर्चे तो दिल्ली में खुले हुए हैं। उत्तर का सिंघू बॉर्डर, पश्चिम का टिकरी बॉर्डर, पूर्व का गाजीपुर बॉर्डर। लेकिन मुझे कहा गया ये जो आपका इलाका है ना, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान, वहां का मोर्चा नहीं खुला। तो पिछले 3 दिन से हम यहाँ पे मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं, और मैं आपको विश्वास से बता सकता हूँ, हर दिन यहाँ पे हमारी संख्या दुगनी होती जा रही है। आज ये मोर्चा कल जैसा था उससे 2 गुना बड़ा है। चारों तरफ से, राजस्थान के कोने-कोने से, अब तक ये था ना कि भाई सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। अब बताइए सीकर कहाँ से है, झुंझुनू कहाँ से है, नागौर से लोग क्यों आ रहे हैं, हनुमानगढ़ से क्यों आ रहे हैं, गंगानगर से क्यों आ रहे हैं? ये पूरे देश का आंदोलन बन रहा है।
जैसे जैसे समय बीत रहा है, कई बार आंदोलन थक जाते हैं, लेकिन इस आंदोलन की विशिष्टता ये है कि समय के साथ साथ ये आंदोलन बढ़ रहा है, इसमें उत्साह बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये बात सरकार को समझ नहीं आई। सरकार किसानों का आंदोलन, किसानों की नब्ज पकड़ने में सरकार असफल रही है। और जी। मुझे लगता है कि आगे सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा, और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। वो नेता जो जनता के सामने झुके, वो छोटा नहीं होता, बड़ा नेता होता है। आपको लगता है कि सरकार झुकेगी? इससे इस सरकार का चरित्र तय हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, अगर झुकती है, पीछे हटती है, तो नरेंद्र मोदी बड़े बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर उस तरह की तिकड़म करते हैं जो कि वो कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, सरकार किसी भी व्यक्ति को सड़क से पकड़ रही है, हमारा लेटर पैड छपवा देंगे, हम तुम्हारा एक बिजनेस, तुम आके केवल कृषि मंत्री से बात कर लो। ये जी। हास्यास्पद तिकड़म। आपको तो ध्यान आते थे, इंदिरा जी की जय, इमरजेंसी से पूरे देश का कल्याण हुआ है, सारी बात का सच पता लग गया ना। तो अगर ये तिकड़म नहीं अपनाते हैं तो ये बेहतर होगा। मुझे लगता है आशुतोष की इस वक्त किसानों और कृषि मंत्रालय में वार्ता की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रधानमंत्री को अपने आप से वार्ता करने की जरूरत है, बंद कमरे में आईने के सामने बैठ के पूछने की जरूरत है कि 13-14 करोड़ परिवारों का दुख सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन परिवारों की चिंता ज्यादा बड़ी है, या कि मेरा अहम ज्यादा बड़ा है। जिस दिन प्रधानमंत्री ये वार्ता कर लेंगे, जी। अगर इस वार्ता का संतोषजनक परिणाम निकला तो बाकी सब वार्ताएं तो 5-5 मिनट में हो जाए। बट योगेश जी, सरकार का कहना है कि सरकार झुकने के लिए तैयार है। सरकार 6 राउंड की बातचीत कर चुकी है। सरकार ने जो किसानों के मुद्दे थे उनके ऊपर संशोधन करने की बात भी मान ली है। उसने कहा अब कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं है जिसके आधार पर अड़ा जाए। जब सरकार झुक रही है, झुकते हुए दिख रही है, संशोधन के लिए तैयार है, तो फिर किसान क्यों अड़े हुए? ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए कैसी विचित्र वार्ता है, जिसमें एक पक्ष कहता है कि मैं ये तो बताऊंगा ही कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये भी बताऊंगा कि तुम क्या कह रहे हो। सरकार रोज कहती है हमने किसानों की ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली। किसान कह रहे हैं भैया हमने तो ये बात बोली नहीं, ये हमने मांगी नहीं, आप अपने मुंह की बात तो कहो, पर कम से कम मेरे मुंह की बात तो मेरे मुंह से आने दो। किसान आंदोलन पहले दिन से कह रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। किसान बड़ी सादी भाषा में कह रहे हैं, मोदी जी आप जो अपनी गिफ्ट दे रहे हो ना मुझे, ऐतिहासिक सौगात, ये आप वापस ले लो और मैं बताता हूं मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। ये 3 कानून वापस ले लो और इसके बदले में मुझे अपनी फसल का पूरा दाम देने की लीगल गारंटी दे दो। अब इससे स्पष्ट क्या बात हो सकती है। सरकार रोज कहती है अच्छा ये संशोधन की बात हमने मान ली, किसान कहते हैं भैया हमें संशोधन चाहिए नहीं, हमने आपको लिख के बोल के बताया है कि हमें वाटर टैंक चाहिए, हमें सेप्टिक टैंक नहीं चाहिए, और सेप्टिक टैंक के अंदर थोड़ा सुधार करने से वाटर टैंक नहीं बनता है, आप कृपया छोड़ दीजिए। अब ये बात सुनने पे सरकार आमादा है कि सुनेगी नहीं, और ऊपर से कह रही है कि हम देखिए लचीले हो गए। अब आप देखिए, मैं आपको गिफ्ट दूं, आप गिफ्ट को ना करें और मैं कहूं कि चलिए मैं लचीला हो जाता हूं, गिफ्ट में से थोड़ी सी चीज निकाल देता हूं, ये सौगात है कि सजा? ये मेरे लिए सौगात थी या किसी और के लिए सौगात थी? मैंने किसानों से बड़ी मजेदार बात सुनी। वो कहते हैं साहब ये हम दो हमारे दो की सरकार। हम दो तो आप समझ गए किनकी सरकार है, ये लोग जो 2 लोग इस सरकार को चला रहे हैं। और हमारे दो कौन? जिनके लिए सरकार चल रही है, अंबानी और अडानी। तो शाह मोदी की सरकार अंबानी अडानी के लिए चल रही है, हम दो हमारे दो वाली सरकार है। और इसलिए ये गिफ्ट किसान के लिए था ही नहीं, ये गिफ्ट तो हमारे दो के लिए था। क्या ये आपको लगता है अंबानी अडानी का घेरा का के टोल प्लाजा को घेराव करने से या फिर उनके मॉल्स को घेराव करने से आपकी बात सरकार मान लेगी? या ऐसा नहीं कि ये तो एक रास्ता है जहाँ पे हिंसा का रास्ता आगे बढ़ सकता है, जहाँ पे उपद्रव का रास्ता बढ़ सकता है, क्योंकि भीड़ को कौन कंट्रोल करेगा? अगर आप किसी मॉल को घेरने जाएंगे, किसी हाईवे को अगर आप घेरने जाएंगे, तो कौन कंट्रोल कर पाएगा? यहाँ हम हाईवे पे बैठे हुए हैं, आप आके देख लीजिए यहाँ क्या एनआरकी है। पंजाब में कितने पेट्रोल पंप्स का बायकॉट हुआ, क्या एक भी पेट्रोल पंप को खरोंच लगी? हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की हिंसा के लिए हमने मना किया है। और इन दो को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये इस वक्त उस ताकत का प्रतीक है जिसके पक्ष में ये काम किए जा रहे हैं। ये कानून किसान के लिए नहीं है, ये कानून किसके लिए है? उसके प्रतीक अंबानी और अडानी है। आशुतोष भाई, जब आप मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उस जमाने में उस प्रतीक का नाम हुआ करता था टाटा बिरला। ध्यान होगा सर वक्त, टाटा बिरला की सरकार।
अब जमाना बदल गया है, तो अब अंबानी अडानी हो गए हैं। और खासतौर पे कृषि में तो आप चेक कर लीजिए कि एग्रो लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग के लिए सबसे बड़ा काम कौन सी कंपनी कर रही है, सबसे बड़ी प्लान्स किस कंपनी की हैं, सबसे बड़ा निवेश कौन कंपनी करेगी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को बदलने से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा। और दूसरा ये पता कर लीजिए कि एग्रीकल्चर की रिटेल में कौन सी कंपनी इस वक्त देश में सबसे आगे है। दोनों से आपको एक ही उत्तर मिलेगा, अडानी अंबानी। वही हो रहा। योगी जी, आपने कहा कि इनके चाहते मीडिया वाले हैं जो इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के एक बड़े इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है स्वामीनाथन अंकलेश्वर है, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम लिखा है और कहा है कि किसानों का आंदोलन दरअसल एक तरीके से रेट्रोग्रेड स्टेप है। उन्होंने कहा सरकार का फैसला सही है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर किसानी को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाना है तो ये होना चाहिए और इसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर की बातों को क्यों नहीं गंभीरता से ली जानी चाहिए? मैं स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का कॉलम मैंने पढ़ा। पहला तो मुझे उसके शीर्षक से बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं उन्होंने शीर्षक नहीं लगाया होगा, मैं मान के चलता हूँ। वो क्या कहता है, मोदी एंड वेलवेट ग्लव्स, और उसमें मखमली दस्ताने पहन के मोदी को डील करना चाहिए। साफ साफ कहते हैं मोदी को किसान को कुछ नहीं देना चाहिए, बस रोज मीठी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल साफ खुला नंगे तरीके से दिया जा रहा है प्रिस्क्रिप्शन। किसानों की एक बात मत मानो, बस रोज मुस्कुराते रहो, किसानों के लिए सुंदर सुंदर बातें करो, मगर मोदी जी बदलना मत। ऐसी पॉलिटिकल एडवाइस सुन के मुझे दुख हुआ। वैसे मैं स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर की इज्जत करता हूँ, मैं उन्हें मोदी मीडिया का हिस्सा नहीं मानता हूँ। उन्होंने कई बार खुल के मोदी जी की आलोचना की है। ऐसा नहीं कि जो कोई मेरी बात से असहमत है उसको मैं गाली देना शुरू कर दूं, उनकी मैं आज भी इज्जत करता हूँ। लेकिन स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर और अशोक गुलाटी और बाकी सब अर्थशास्त्री जो बात समझते नहीं है, वो ये है कि कागज का अर्थशास्त्र एक होता है और जमीन पे व्यवहार में जो होता है वो दूसरा काम होता है। वो बहुत मासूमियत से इस कानून को देख रहे हैं कि इस कानून में जो कुछ लिखा है उसको हूबहू उसकी ठीक स्पिरिट में लागू किया जाएगा। किसान ज्यादा समझदार है, वो कानून पढ़ता नहीं है, वो कानून को सूंघता है और उसे सूंघने से समझ आ गया है कि ये कानून इस देश में कृषि में सरकार के कदम खींचने की निशानी, ये कानून कृषि को कुछ कंपनियों के हवाले कर देने की निशानी, ये कानून खेती किसानी में कंपनी राज लाने की तैयारी है और इसलिए किसान इसे पसंद नहीं करता। और मैंने एक लेख भी लिखा था लंबा सा कहते हुए, क्यों अशोक गुलाटी गलत कहते हैं। अशोक गुलाटी इस देश के सर्वश्रेष्ठ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट में से एक है, उनकी बात क्यों गलत है ये कहते हुए मैंने लिखा भी था। तो मैं सविनय कहूंगा अंकलेश्वर अय्यर जी से, और वो ईमानदार आदमी है, मुझे विश्वास है साल 2 साल में वो खुद अपनी राय बदल लेंगे जब कोई व्यवहारिकता देखेंगे। कई लोगों ने राय बदल ली है। जो ग्राउंड पे होगा उसे देखिए, कागज की इकोनॉमिक्स जो कहती है केवल वो मत देखिए, ग्राउंड पे होगा किसान बर्बाद होगा इससे। और स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर और अशोक गुलाटी कहेंगे नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, हमें थोड़ा ही पता था कि सरकार आधी चीज को लागू करेगी और आधी में सरकार ये गोल कर जाएगी। उस वक्त वो हाथ मस लेंगे, ईमानदार लोग हैं, शायद माफी भी मांग ले, लेकिन तब तक किसान को नुकसान हो चुका होगा। इसलिए हमें आज इसका विरोध करना है और इसलिए सरकार को इस रास्ते पे चलने से रोकने के लिए किसान को खड़ा होना है। किसान जानता है कि ये लड़ाई अगर किसान जीतता है तो उसके लिए 20 दरवाजे खुलेंगे और अगर ये लड़ाई किसान बिना लड़े वापस घर जाएगा, अगले 20 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन नहीं खड़ा हो सकेगा। आपसे आखिरी सवाल, सरकार डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बातचीत में झुकने को तैयार नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आगे का रास्ता क्या, कब तक आप बैठेंगे और किस हद तक बैठेंगे? ऐतिहासिक लड़ाइयां तभी ऐतिहासिक बनती हैं जब उनकी लड़ाई लंबी चलती है। सरकार जितना समय चाहेगी उतना समय हम टिकेंगे। हमने यहाँ भी शाहजहांपुर में भी बोल दिया है, हम यहाँ से तभी उठेंगे जब सिंगू बॉर्डर वाले हमारे साथी उठेंगे। लंबी तैयारी करके आए। आशुतोष, आपके आने से पहले मैं एक छोटा सा फेसबुक लाइव कर रहा था जिसमें मैं दिखा रहा था कि हमारे सीकर के साथी कैसी तैयारी करके आए। किसान का जो जीवट है और किसान की संघर्ष करने की जो क्षमता है उसको आप कम करके मत आंकिए। वैसे किसान अब अगली फसल बो के आया है और अगले 1 महीने बस बीच बीच में पानी लगाना है और कोई बड़ा काम करना नहीं है। फसल कटाई का सीजन नहीं है, किसान अपनी तैयारी करके आया है। बहुत कड़ाके की सर्दी है, मैं ठिठुर रहा हूँ
और सच ही है कि जिस टेंट में कल हम सोए उसमें ओस से इतना पानी गिरा कि हमारा बिस्तर भीग गया। लेकिन जब आप लड़ाई के लिए आते हैं तो आप बारात का इंतजाम नहीं सोचते हैं, आप बारात में नहीं आए हैं, लड़ाई में आए हैं। किसान बहुत जीवट वाला होता है, जो पूस की रात में आधी रात को ठंडे मौसम में पानी लगा सकता है खेत में, वो यहाँ भी सड़क पे सो सकता है। वो खेत के अंदर रजाई और कंबल लेके सोता है, वो यहाँ भी सो लेगा। और इम्तिहान होगा और इस इम्तिहान से पता लगेगा कि इस देश के किसान का भविष्य क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।